अवामी लीग के प्रदर्शन से एक दिन पहले बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसक झड़प हुई है, प्रदर्शन हुए हैं, हिंसा हुई है। शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी गई, कई घंटों तक बवाल होता रहा। आज बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का प्रदर्शन है। ढाका के धानमंडी इलाके में बंगबंधु मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई, आग के हवाले करने के प्रयास किए गए। हमला करने वाले बुलडोजर लेकर पहुंचे और बंगबंधु के घर को फिर आग के हवाले कर दिया। इस बीच में हजारों की संख्या में अवामी लीग के समर्थक, कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। आज शेख हसीना ने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी और उससे पहले ही यह प्रदर्शन उस म्यूजियम को फूंक दिया जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ते रहे। उस शख्स के जो तमाम वहां पर निशानियां थी उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां घर के शीशों को घर में लगे हुए, चूंकि इसको एक संग्रहालय में बदल दिया गया था, उसकी दीवारों को तोड़ दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मोहम्मद यूनुस जो कि वहां के कार्यवाहक हैं, जो सारी चीजों को देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने उस म्यूजियम को तोड़ दिया गया। जिन्होंने बांग्लादेश का सपना देखा, इन्हीं बांग्लादेशियों के लिए जो लड़े और उन्हीं के नामो निशान को मिटा दिया। दिल्ली विधानसभा का चुनाव मंगलवार को निपट गया। कुल 62% से ज्यादा वोट पड़े। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो वोटिंग शांति से निपटे। 8 फरवरी को नतीजे आने वाले हैं और इस तरह 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान निपटने के बाद तीनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला। आप 2013 से दिल्ली की सत्ता में, 1993 के बाद से यहां बीजेपी सत्ता से बाहर है। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार जब वोट डालने पहुंचा तो कुछ इस तरह जीत का भरोसा जताया, लेकिन शाम 5 बजे के बाद जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो इसमें आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई। बीजेपी के नेता एग्जिट पोल से उत्साहित दिख रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली में एक से ज्यादा बार एग्जिट पोल गलत साबित हो चुका है। बात पोलिंग की करें तो दिल्ली में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। दिल्ली में इस बार कुल 60.42% वोट पड़े। जिलों के हिसाब से बात करें तो मुस्लिम बहुल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 66.25% वोट पड़े। शाहदरा जिले में 63.94% वोट पड़े। ईस्ट दिल्ली में 62.37% वोट पड़े। इसी तरह सेंट्रल में 59.9% और नई दिल्ली में 57.13% वोट पड़े। नॉर्थ दिल्ली में 59.55% और नॉर्थ वेस्ट में वोटिंग का आंकड़ा 60.9% रहा। साउथ में 58.16% और साउथ ईस्ट में 56.16% वोटिंग हुई। साउथ वेस्ट में 61% और वेस्ट दिल्ली में 60.76% वोट पड़े। इससे पहले छिटपुट घटनाओं को छोड़कर दिल्ली वोटिंग शांति से निपटी। संगम विहार में बीजेपी और आप के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। पुलिस पर पक्षपात के आरोप भी लगे, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम प्रोफेशनल पुलिस फोर्स हैं और शांति से हमने चुनाव करवाया। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि हमेशा से दिल्ली पुलिस की छवि एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स की रही है और हम लोग हमेशा निष्पक्ष रहे और पारदर्शी रहे, और ये पारदर्शिता और निष्पक्षता हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे और हमारा उद्देश्य केवल फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन करवाना है। बहरहाल करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। अब 8 फरवरी को तय होगा कि फैसला किसके हक में गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली की जनता ने अपने मत दे दिया है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से जीत के दावे किए जाने लगे। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया,
2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती कि दिल्ली में विकास हो, दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। 10 साल में दिल्ली की राजनीति कुछ और करवट के साथ बैठी थी। लोगों को राहत की ज़रूरत थी, लोगों को लगता था कि नहीं कोई हमारी गरीबों की सुनता है। लेकिन 10 साल बाद या कम से कम पिछले 2-3 साल से लोगों में एक एहसास होने लगा कि यही बहुत नहीं होता है। बाकी ठीक है, अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतज़ार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं। एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं मोदी जी के साथ में मिलकर। दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। एसपी का एक डेलीगेशन मतदान के बीच ही चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंच गया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जमकर फर्जीवाड़ा कर दिया है। अखिलेश ने फर्जी वोटिंग कराने का भी आरोप लगा दिया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हुई है। इस सीट पर 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे, जिनके 2024 में अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के चलते उपचुनाव हुआ। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर 60.23% वोट हुए थे। आयोग के मुताबिक सभी 414 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक ही वोट डाले गए और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। लेकिन 150-200 बूथों के बारे में ये शिकायत हमें मिली। हमें यहाँ तक शिकायत मिली कि यहाँ के एसडीएम खुद वोट डाल रहे हैं और जो पीआरडी के अफसर लोग हैं वो पूरा सन्नाटा है। जो चेकिंग में लगाए गए मेजॉरिटी मजिस्ट्रेट वो भी हाथ पे हाथ धरे हैं। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र का हत्या है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हारने वाले लोग लगाते हैं, जिनको पता होता है वही लोग रोने भी लगते हैं। तो उनके तो नेता रो रहे थे और पहले से ही रो रहे थे। उन्हें पता था कि वहां की जनता ने उनको नकार दिया है। एक बार मैंने कहा ना, बार बार कि ये झूठ की हांडी बार बार नहीं पकती है। आपने लोगों के साथ में छलावा किया, गुमराह करके आपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से गुमराह करने का काम विपक्ष ने और खासकर समाजवादी पार्टी ने किया, और उसका कहीं ना कहीं दंश और दंड भी झेलना पड़ा हमारी प्यारी जनता को। इस सम्मान आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी बोलेंगे। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी बहस का जवाब देंगे। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा ने बहस के लिए 3 दिनों का समय तय किया है और बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी से तक 9 बैठकों के साथ समाप्त होगा और उसके बाद अवकाश होगा। उससे पहले लोकसभा में बहस पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे वार किए थे। पीएम ने कहा था कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। ये लोग न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। राहुल गांधी के पटना दौरे में दलित नेता जगलाल चौधरी के बेटे को मंच पर जगह नहीं मिलने पर विवाद हो गया है। बुधवार को दलित नेता जगलाल चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल पटना गए थे, लेकिन दलित नेता जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी का नाम तक भूल गए। स्वर्गीय जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी अपने पिता के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए खुद पहुंचे भी तो उन्हें राहुल गांधी से मिलने से रोक दिया गया। भूदेव चौधरी को मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के दौरे पर और शाह यहां पर
डूंगरगढ़ में जैन समुदाय के धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे और बाद में अमित शाह मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और शाह प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री सीधे चंद्रगिरी तीर्थ जाएंगे, वहां वो आचार्य विद्यासागर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस अवसर पर देश भर से जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं। कार्यक्रम में अमित शाह संत समाज और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। चंद्रगिरी तीर्थ के कार्यक्रम के बाद शाह दोपहर लगभग 2:50 पर प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे और ये मंदिर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी पर राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि कल सुबह ही अमेरिका ने 104 प्रवासी भारतीयों को भारत भेज दिया और वो अमृतसर में लौटे। इनमें पंजाब से लेकर गुजरात, हरियाणा तक के लोग हैं और उधर पंजाब के मंत्री ने निर्वासितों से मुलाकात की। अमेरिका के इस कदम के लिए मोदी सरकार की आलोचना की गई। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने की भी योजना की है। भारत के जो लोग लौटाए गए हैं उनके हाथ और पैरों में हथकड़ियां थी, इनको सैन्य विमान से भेजा गया और इसको लेकर अमेरिका की आलोचना हो रही है। निर्वासितों में पंजाब से कुल 30 लोग इसमें लिस्ट में हैं। पंजाब के एनआरआई मामलों के जो मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इनको निकालना गलत है, इनको स्थानीय निवास प्रदान किया जाना चाहिए था जिन्होंने उस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया है। ये कर्मचारी गैर हिंदू थे। तिरुपति मंदिर बोर्ड ने इनको ट्रांसफर या रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया है और सरकार ने इस नीति का पहले ही ऐलान कर दिया था। तिरुमाला और तिरुपति देवस्थानम ने कर्मचारियों को हिंदू परंपराओं का पालन नहीं करने और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप के साथ ये एक्शन लिया है। कुछ समय पहले टीटीडी के चेयरमैन बीआर नायडू ने कहा था कि केवल हिंदू कर्मचारी ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में काम कर सकते हैं। ओवैसी ने टीडीपी सरकार की आलोचना की और टीटीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि टीटीडी में कोई गैर हिंदू क्यों नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों है। प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो भी गैर हिंदू वहां पर काम कर रहे हैं उनको किसी अन्य सरकारी कार्य विभागों में ट्रांसफर किया जाएगा या वो वीआरएस द्वारा उसका अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इस तरह के लगभग 18 गैर हिंदू कर्मचारियों का चयन किया गया है। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।